वंदन करती हूँ और उसके पश्चात मेरे समस्त गुरुजन जो यहाँ पे पधारे हुए हैं उनका चरण स्पर्श करती हूँ। मेरे सभी बड़े लोग जो यहाँ आदरणीय पधारे हुए हैं उनको मेरी तरफ से चरण स्पर्श, छोटों को प्यार। ये प्रोग्राम आज हमने यहाँ पर आरपीएससी में नवचयनित असिस्टेंट प्रोफेसर्स का स्वागत करने के लिए रखा है और सभी नवचयनित कैंडिडेट जो अपने संस्थान के हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। स्पेन एजुकेशन, ये एक छोटा सा नाम हमने चंद बच्चों के साथ, और मुझे आज भी याद है चंद का मतलब है 2 बच्चों के साथ। मैंने पूरी साल 2 बच्चों को पढ़ाया है। हमने शुरुआत की थी इनसे अपने शब्दों से स्वागत कीजिए और डॉक्टर आर.एस. गटाला साहब, अंकल जी का मैं स्वागत करती हूँ यहाँ पे। ये थोड़ा सा लेट पहुँचे तो चंद बच्चों के साथ शुरू किया गया ये सफर आप लोगों की दुआओं और साथ से आज इस मुकाम तक पहुँचा है। और सफलता की ये कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि अगर मेहनत की जाए तो हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। अकेले ही चले थे मंजिले सफर को, अकेले ही चले थे मंजिले सफर को, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। सफर जरूर हम दोनों ने और मुख्यतया मैंने ही शुरू किया है, लेकिन साथ मेरा सबका रहा है। यहाँ पे मेरे कलीग्स, मेरे सहपाठी, मेरे गुरुजन, सारा विश्वविद्यालय परिवार, मेरे रिलेटिव्स, घर परिवार, सभी ने मेरा भरपूर सहयोग किया है। और ये प्यारे बच्चे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका सहयोग तो अतुलनीय है, जिसकी कोई भरपाई हो ही नहीं सकती। काम कुछ भी हो, छोटा बड़ा, हर मौके पे मौके यहाँ पे हाजिर रहते हैं। तो मैं सभी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यहाँ पे इस छोटे से उपक्रम में सहयोग किया है, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। संस्थान के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि ये संस्थान हमने IIT JEM, NET JRF, RPSC स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, इन सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पे शुरू किया है। और ये सभी कोर्सेज मैं सुबह से लेकर शाम तक कोशिश करती हूँ कि सभी कोर्सेज चलाए जाएँ और अच्छे से पढ़ाए जाएँ, और बच्चों के साथ पूरा समय हम यहाँ पर व्यतीत करते हैं। बच्चे और उनके फीडबैक से हमें लगता है कि बच्चे खुश भी हैं और वो अपनी सफलता से एहसास भी दिला रहे हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो हो पा रहा है। यहाँ नवचयनित सभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स को मेरा बहुत बहुत बधाइयाँ और अभिनंदन है। उन लोगों ने ये मुकाम अपने संघर्ष से हासिल किया है। और कुछ बच्चों का संघर्ष तो मैंने शुरुआत से देखा है। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो शुरुआत से मेरे साथ थे। कोरोना के टाइम में जब सभी लोग अपने घरों पे आराम कर रहे थे, तब भी वो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे। उन लोगों का संघर्ष मैंने देखा है। इससे हमें अंदाजा होता है कि अगर संघर्ष किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है, और सफलता इन लोगों को यहाँ पे मिली है। मेरे इस छोटे से उपक्रम में आप सभी लोग यहाँ पे पधारे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों की तहे दिल से आभारी हूँ। मैं डॉक्टर वंदना जब पहली बार विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आई थी 2007, MSc प्रीवियस में मैंने एडमिशन लिया था, और राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से मैं यहाँ पे एडमिशन लिया था। तब हम कुछ भी नहीं जानते थे। JNU, BHU, ये सब नाम मैंने यहाँ आने के बाद सुने। एक ही नाम जो लोगों की जीवा पर हमारे कॉलेज में हुआ करता था वो था राजस्थान यूनिवर्सिटी, और सिर्फ उसी का एंट्रेंस मैंने दिया था, और उसी की ईश्वर की कृपा थी और वहाँ भी टीचर्स का सहयोग था कि मेरा एडमिशन हो गया। उस एडमिशन से लेके आज तक हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। MSc के जस्ट बाद मैं स्कूल लेक्चरर लग गई, चिड़ावा में मैं स्कूल लेक्चरर रही। उसके तुरंत बाद वो ज्वाइन ही किया था, इतने में हम ONGC में जियो साइंटिस्ट के पद पे लग गए। तो हम दोनों यहाँ से उधर चले गए, वहाँ से वापस फिर डॉक्टर नरेंद्र जाखड़ ने इधर ज्वाइन किया, तो वहाँ से वापस आ गए। तब इस वैक्यूम को भरने के लिए हमने यहाँ पे सोचा कि क्या किया जाए, क्यों ना बच्चों को साथ थोड़ा सा प्रयास किया जाए। यूं ही बैठे हैं, 1-2 साल तक तो PhD कंप्लीट थी, और फिर सोचा कि इस समय का भरपूर उपयोग किया जाए। मुझे अभी भी याद है कि मुझे थोड़ी सी भी किसी ने प्रोत्साहन दिया कि तुम राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हो, तो मैंने ले लिया। ठीक उतना सा ही प्रोत्साहन आज भी अगर किसी बच्चे को दिया जाए तो वो कर दिखाता है, जिसके लिए आप उसको प्रेरित करते हैं, और ये मेरे गुरुजनों ने भी साबित किया है। यूनिवर्सिटी के सभी टीचर्स का हम पे भरपूर सहयोग और प्यार
सकते हैं और हमने कर दिखाया है, हर बार कर दिखाया है। और इस बार की सफलता इस काम को कर दिखाने की पहचान है। तो अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और मेरे बच्चों का, मेरे बड़ों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और कहना चाहूँगी कि कर्म पथ पर इस पत्थर पर फूल भी है, सूल भी है। कर्म पथ पर इस पत्थर पर फूल भी है, सूल भी है। अल्पजन अनुकूल है पर सैकड़ों प्रतिकूल भी है। अल्पजन अनुकूल है पर सैकड़ों प्रतिकूल भी है। तालियों की टूट इस पर गालियां भरपूर है। तालियों की टूट इस पर गालियां भरपूर है। संकटों के सैल सतत मोह भरम के मूल भी है। किंतु सुख दुख से सदासी एक सी अभिनंदना ले। किंतु सुख दुख से सदासी एक सी अभिनंदना ले। बढ़ रहे हैं हम निरंतर चीर विदेशी कामना ले। हमारे बीच में पूर्व IAS डॉक्टर RS घटाला सर हमारे बीच में बता चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति याद आती है कि मूर्ति में कुछ सपने लेकर भरकर देखो में आता है, दिल में था आसमान यही कि कुछ कर जाए कुछ कर जाए। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मंजर माटी से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को सींचा है। मैं पत्थर पे लिखी हमारे बीच में उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप मंच पर आए, हम उनका दिवाली जी से निवेदन करूँगा कि आप नगर पालिका से AO ऑफिसर से रिटायर्ड हैं और आप डॉक्टर नरेंद्र जाखड़ और डॉक्टर वंदना मैम के पिताजी हैं। दोस्तों, मान्यवर 28-29 वर्षों में डॉक्टर वंदना मैम के नेतृत्व में ये सुपरमैन एजुकेशन परिवार उत्तरोत्तर बढ़ती कर रहा है। मान्यवर पिछले 3 वर्षों में हमारा यानी 100% रहा है। यानी जितने बच्चे क्लासरूम में पढ़ते हैं उन सबका IIT जेम में रिजल्ट हुआ है। पहले की बात है कि मान्यवर हमारे संस्था की एक लड़की सुमन चौधरी जिनका बात बाबा एकेडमी मैम हमें क्लास में हमेशा कहती रहती है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलताएं शोर मचा दे। तो RPSC कॉलेज लेक्चर में हमारे RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में हमारे एजुकेशन एजुकेशन में 6 बच्चे रिजल्ट हुए हैं, यानी 6 बच्चे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए उन बच्चों का। हमारे जो यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं चारू अग्रवाल, आपको बता दें हमें बहुत खुशी हो रही है कि चारू ने पूरे राजस्थान के अंदर चौथी रैंक हासिल की है, यानी कि पूरे राजस्थान में 4 रैंक हासिल की है। 4 नंबर पर है सुमित्रा देवल, आपने पूरे राजस्थान में 20वीं रैंक हासिल की है। 5 नंबर पर है राम कुमार, आपने पूरे राजस्थान में 22वीं रैंक हासिल की है। और 6 नंबर पर है प्रदीप कुमार, आपने पूरे राजस्थान में 23वीं रैंक हासिल की है। हम नवचयनित असिस्टेंट प्रोफेसर का स्पेन एजुकेशन परिवार की तरफ से इसी परिवार में हम आपका एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उसके मूल्यों में अभिवृद्धि करने का जो कार्य किया है वो श्रीमान अशोक कुमार जी घटावत ने किया है। सर के कैरियर के अचीवमेंट्स बोलना शायद यहाँ पूरे कार्यक्रम का समय ले लेना होगा, लेकिन फिर भी मैं छोटे से चंद लाइनों में ये बताना चाहूंगा कि सर ने क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में मुख्य भूमिकाएं निभाई है। आप विज्ञान संकाय के डीन
यानी कि डीन फैकल्टी ऑफ साइंस राजस्थान यूनिवर्सिटी रहे हैं। आप भौतिक विज्ञान विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। इसके अलावा आप विभिन्न सेंटर्स जो हैं उनके फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस समय तकनीक के दौर से विश्वविद्यालय के शिक्षक भी परिचित नहीं थे, उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में इंफोनेट सेंटर की न केवल स्थापना करना, बल्कि देश की लीडिंग यूनिवर्सिटीज के इंफोनेट सेंटर से बेहतरीन इंफोनेट सेंटर राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थापित करने का एकमात्र श्रेय आदरणीय अशोक कुमार जी नगावत साहब को जाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में सभी विज्ञान की उन्नत तकनीकों को एक साथ कन्वर्ज करके और उससे विज्ञान का आउटपुट निकालने के लिए एक बहुत विशिष्ट केंद्र है, जिसे बोलते हैं सेंटर फॉर कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी सीसीटी। सर ने सेंटर फॉर कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी सीसीटी के भी डायरेक्टर पद की शोभा को बढ़ाया है। आप मुख्य तौर पर हाई एनर्जी फिजिसिस्ट हैं। मैं मुख्य तौर पर इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि इतने बड़े अकादमिक पद पर व्यक्ति कई सारे शोध में भाग लेता है, लेकिन इनकी रुचि का विषय उच्च हाई एनर्जी फिजिक्स रहा। हमारे सर, आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप जैसे अखिल भारतीय स्तर के वैज्ञानिक और प्रोफेसर ने इस कार्यक्रम की सभा बढ़ाकर इस कार्यक्रम को भी बहुत बड़ा बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं इनके साथ आदरणीय प्रोफेसर दीपक भटनागर सर। दीपक भटनागर सर का परिचय एक मृदुल, सौम्य, हंसते मुस्कुराते और बच्चों के बीच अत्यंत लोकप्रिय प्रोफेसर के रूप में जाना जाता है। आप राजस्थान विश्वविद्यालय के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर न केवल विराजमान रहे, न केवल उन पदों को सुशोभित किया, बल्कि उन पदों की गरिमा को भी बढ़ाया है। आप डीन फैकल्टी ऑफ साइंस राजस्थान यूनिवर्सिटी रहे हैं। आप एक्स हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स राजस्थान यूनिवर्सिटी रहे हैं। आप सेंटर फॉर कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी के भी डायरेक्टर रहे हैं। ये तीनों चीजें मैं जो बोल रहा हूं, इनमें भटनागर सर और नागावत सर दोनों रहे हैं। इससे आप ये देख सकते हैं कि फिजिक्स डिपार्टमेंट और राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो महत्वपूर्ण पद है उनमें कितनी समानता है। इसके अलावा आप डायरेक्टर रिसर्च रह चुके हैं, जो कि सभी शोध कार्यों का मूल्यांकन करके और उनको फैसिलिटेट करता है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव फिजिक्स के क्षेत्र में कार्य करते हैं। आप आरपीएससी जैसी संस्थाओं में लगातार विषय विशेषज्ञ की भूमिका निभाते आए हैं और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण पदों को विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के बाहर की संस्थाओं में आपने संभाला है। आपके इसरो के साथ वैज्ञानिक तौर पर कोलैबोरेशंस और प्रोजेक्ट्स रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की और गर्व का विषय है। सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं आदरणीय डॉक्टर आर.एस. घटाला जी। डॉक्टर आर.एस. घटाला जी सेवानिवृत्त आईएएस हैं और इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, बिल्कुल ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र से, जिस समय ग्रामीण परिवेश में शिक्षा का नितांत अभाव था, उस समय भी सीकर के छोटे ग्रामीण परिवेश से निकलकर न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं को पास किया, बल्कि पूरे राजस्थान में अव्वल दर्जे से शायद चौथी रैंक के साथ सर ने इस परीक्षा को पास किया। माटी से इनका जुड़ाव इस कदर है कि जब ये कृषि सचिव थे तो इन्होंने किसानों के लिए, गौशालाओं के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम निकाली, जो आज भी राजस्थान के इतिहास में एक नजीर के तौर पर पेश की जाती है। सबसे बड़ी खूबी मैं मानता हूं कि इस व्यक्तित्व में ये रही कि इन्होंने एक ही सेशन में आरएएस और आरजेएस दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की। आज विद्यार्थियों के सामने जॉब का संकट है,
उस समय ऐसी प्रतिभाओं से हमें सीखना चाहिए कि ये व्यक्तित्व के सामने प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि हम आखिर किस जॉब को चुने। आज सर जो है हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत करते हैं और जो भी जिनको आवश्यकता पड़ती है वकालत की, उनको अपनी सेवाएं जो है वो सुलभ तौर पर उपलब्ध कराते हैं। सर आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस संस्था के संरक्षक के तौर पर इस संस्था पर अपने विराट व्यक्तित्व से छाया रखने के तौर पर आज उपस्थित हैं प्रोफेसर आर.एन. जाट साहब। आप राजस्थान विश्वविद्यालय से प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हैं और गणित विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं। पूरे विश्वविद्यालय में गणित विभाग का शायद ही कोई एक बच्चा है जो जाट साहब के नाम से परिचित नहीं है। क्लासेस के प्रति इनकी सिंसियरिटी और बच्चों के प्रति इनका अत्यंत स्नेह और प्यार, ये इनके व्यक्तित्व की एक निराली छवि प्रस्तुत करता है। और आप विश्वविद्यालय में जिन जिन पदों पर आप रहे उसमें MSc IT और MCA डिपार्टमेंट के लगभग कई दशक तक सर ने हेडशिप की है। इसके अलावा सर राजस्थान विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर रहे हैं। सर आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक छोटे से शेर के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहूंगा। आप आ गए हैं तो कुछ चांदनी सी बातें हो, आप आ गए हैं तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। आप चांद समान अपनी स्नेहित छवि के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसलिए संपूर्ण स्पेन परिवार आपकी चांदनी से, आपके अत्यंत स्नेह और प्यार से आच्छादित है। हम लाभान्वित हुए हैं। आपका अत्यंत महत्वपूर्ण समय निकाल कर आप आए, इसके लिए ये हमारे लिए गौरव का विषय है और ये गौरव हमें प्रदान करने के लिए, ये खुशी हमें प्रदान करने के लिए हम आपके आभारी हैं। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जैसे यहाँ लिखा है, संघर्ष को सलाम। किसी भी परीक्षा में आज जो कंपटीशन का लेवल है उस लेवल को पार करना और लगातार उत्साह बनाए रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छात्रों के कंधों पर है। और ऐसे में संस्थान के छात्रों ने RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा जो एग्जाम और फाइनल रिजल्ट्स बताए गए उसमें अव्वल जो है रिजल्ट्स दिए हैं। और मुझे यहाँ पर उपस्थित सारे बच्चों को ये बताते हुए अत्यंत हर्ष और अपार खुशी का अनुभव हो रहा है कि आदरणीय नगावत सर और प्रोफेसर दीपक भटनागर सर और आदरणीय डॉक्टर R.S. घटाला साहब ने यहाँ पर जो इंटरव्यूज की कक्षाएं थी उस सघन कक्षा कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण और कीमती समय देकर इन छात्रों को, छात्राओं को, इन उम्मीदवारों को तराशा है। इसके लिए मैं संपूर्ण सफल अभ्यर्थियों की तरफ से सर आप सभी को हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ। एक शिक्षक के लिए या मैं इसे और सामान्यकृत करूं तो किसी भी व्यक्ति के लिए किसी संघर्ष का जितने भी विद्यार्थी हमारे यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हुए हैं, उनका हम आज स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनका ये अभिनंदन समारोह हमारे बीच में विराजमान अतिथियों के द्वारा, हमारे बीच में विराजमान प्रोफेसर नागावत सर के द्वारा, भटनागर सर के द्वारा उनका साफा पहना करके, उनको माला पहना करके हम स्वागत करेंगे। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा चारू अग्रवाल से वो मंच पर आए और उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन। दोस्तों जो
विजय हासिल की है। हमारे परिवार के डायरेक्टर मैम वंदना मैम उनका माला और नगर में स्वागत कर रहे हैं और तिलक लगा करके उनका स्वागत किया जा रहा है। सभी मेहमानों से और महानुभाव से और विजयार्थ से निवेदन है कि कर्तव्य ध्वनि से सभी का स्वागत कीजिए। दोस्तों, ये स्वागत इसलिए है कि इन्होंने अपने कठिन परिश्रम से इस मुकाम को हासिल किया। इस स्पायर एजुकेशन और उसके परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण और विशेष तौर पर जिनके सम्मान के लिए आज ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिन्होंने स्पायर एजुकेशन के माध्यम से सफलता हासिल की है और इस संस्थान को ही नहीं भौतिक विज्ञान के को भी गौरवान्वित किया। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे नरेंद्र और वंदना ने एक बार पुनः यहाँ आने का मौका दिया और मैं जब ये पाठ्यक्रम यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या कहें जो भी प्रशिक्षण यहाँ पर प्रारंभ हुआ था तब भी मैं यहाँ पर उपस्थित था और मुझे आपसे बातचीत करने का एक मौका मिला और एक बार पुनः मौका मिला है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। जिस दिन मैंने यहाँ पर भाग लिया था और अपने अनुभव और अपनी बातें साझा की थी, वो शायद इंटरनेट पर आ जाती तो विवाद भी खड़ा होता है, क्योंकि मैंने कई बातें बाद में मैंने सुना, कई बातें ऐसी भी कह दी थी जो कि राजनेताओं को पसंद नहीं आती और एक बहुत चर्चा में ये स्पायर एजुकेशन को तो एक पब्लिसिटी मिल जाती मुफ्त में, लेकिन विवाद हो सकता है। पर मैंने अपनी भावनाएं, अपने विचार आपके समक्ष रखे थे और जिस तरह से छात्र उत्साहित थे और मैं विशेष तौर पर क्योंकि चारू अग्रवाल को मैंने पहली बार उसी दिन देखा होगा और नोटिस किया था और मुझे लग गया था कि इसका चयन तो होगा। तो ये हमारे पास एक होता है कि छात्र को देख करके ही समझ में आ जाता है कि ये छात्र जो है वो डिज़र्व करता है और इसके सफलता जो है वो सुनिश्चित है, क्योंकि मैं लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। सभी जो भी यहाँ पर उस दिन उपस्थित थे, जो भी लोग ज़्यादा एक्टिव तौर पर चर्चा में भाग ले रहे थे, उन सभी को सफलता हासिल हुई है और इसीलिए मैं आगे के लिए भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 2-3 मिनट ज़्यादा ही लूँगा जितना निरंतर ने सोचा होगा, मेरी आदत है ये। पहली बार भी जब संवाद हुआ था तो 3 घंटे चला था, आज 3 घंटे तो नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ समय ज़्यादा ही लूँगा जो बाकी अपेक्षा के आधार पर। तो मैं कुछ क्योंकि अपनी बातें, अपनी भावनाएं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो अब एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूं और एक विज्ञान में मेरी अब जो रुचि है वो उस तरह से ढल चुकी है कि मेरे पास अब भूमिकाएं सीमित हैं और उन सीमित भूमिकाओं के आधार पर ही मुझे अपना अध्ययन अध्यापन का जो कार्य है वो करना होगा, अनुसंधान का भी करना। तो आप सबको मौका मिल रहा है और मुझे भी वो दिन याद आ रहा है जब मुझे पहली बार मौका मिला और सबसे पहले मुझे राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में एक टेम्पररी, आपको चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एक अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर दिसंबर 1980 में 16 दिसंबर 1980 को मुझे मौका मिला था। तो मेरे अनुभव के आधार पर भी कुछ बातें, क्योंकि आप अपना कैरियर अपना जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और राज्य सरकार के महाविद्यालयों से करते हुए जा रहे हैं और राज्य सरकार के महाविद्यालयों में 2.5 साल काम करने का मुझे भी अनुभव प्राप्त है और मुझे बाद में विश्वविद्यालय में काम करने का अनुभव भी प्राप्त है और मैं दोनों की स्थितियों और परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझता हूँ, तो इसलिए अपनी कुछ अनुभव भी आपके साथ साझा करना चाहूँ। पर इसके पहले मैं कहना चाहूँगा, जो मैं अक्सर अपनी कक्षाओं में कहता हूँ, कि उस बात को ध्यान में रखें। मैंने MSc की फिजिक्स में वंदना की क्लास में कहा कि नहीं कहा पता नहीं, लेकिन कई वर्ष पहले 2006 से ही लगभग मैं ये घोषणा करता आ रहा हूँ कि 21वीं शताब्दी जो है इसके उत्तरार्ध में यानी 2050 के बाद जो है वो लिटरेसी को पुनः परिभाषित किया जाएगा। आज से कुछ साल पहले इसको शिक्षित माना जाता था जो अक्षर लिख सकता है और अक्षर पढ़ सकता है। अक्षर ज्ञान के आधार पर हम लिटरेसी को या साक्षरता को पहचानते थे।
इस शताब्दी में अक्षर को लिखना तो लोगों ने छोड़ ही दिया है, क्योंकि अक्षर तो मोबाइल के जरिए अंकित किए जाते हैं, पंच किए जाते हैं। तो अब ये माना जाता है कि लिटरेसी का मतलब है आईटी लिटरेसी। अगर आप मोबाइल फ़ोन, उसकी एप्लीकेशंस, उनका इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं तो आप लिटरेट होंगे। और ये दोनों बातें लोगों के लिए बड़ी अच्छी और सुविधाजनक भी है कि अब लिटरेसी बहुत आसान हो गई। लेकिन आने वाले समय में लिटरेसी का मापदंड क्या होगा, तो इसकी घोषणा मैं करीब 2006 से लगातार करता आ रहा हूँ कि 21वीं शताब्दी के अंत तक तो निश्चित तौर पर लिटरेसी की परिभाषा वो होगी कि जिसको क्वांटम मैकेनिक्स का ज्ञान है वो लिटरेट है, और जिसको क्वांटम मैकेनिक्स का ज्ञान नहीं है वो आदिवासी है। आदिवासी या ट्राइबल माना जाएगा। ट्राइबल की नई परिभाषा आएगी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स को समझने की, उस गणित को समझने की क्षमता नहीं रखते हैं, उन्हें नीचे के दर्जे से देखा जाएगा, उन्हें अशिक्षित माना जाएगा। क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजीज विकसित हो रही हैं आज के समय में, वो सारी टेक्नोलॉजीज क्वांटम टेक्नोलॉजीज हैं। जो आज के दौर में जो बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, उसका सारा पाठ्यक्रम आने वाले समय में बदल जाएगा और वो क्वांटम बायोलॉजी हो जाएगी। और क्वांटम बायोलॉजी के अलावा जितने भी साइंस की ब्रांचेस हैं, सभी में केवल जहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स मैनिफेस्ट होती है उसी के अनुप्रयोग आएंगे। तो आपसे ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि क्वांटम मैकेनिक्स का पाठ्यक्रम पढ़ाने में हिचकते हैं। जब आपको कॉलेज में जाएंगे तो हो सकता है कि क्वांटम मैकेनिक्स का पाठ्यक्रम पढ़ाने का मौका मिल जाए, क्योंकि कई सीनियर जो अगर आपसे वहाँ पर काम कर रहे हैं वो इस पेपर को छोड़ना पसंद कर रहे हों, तो इस मौके को नहीं चूके। इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि आप जिस दौर में, जिस चुनौती के दौर में अपना कैरियर 50 साल आगे सक्रिय होंगे, 50 साल में इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले समय में रिटायरमेंट एज निश्चित तौर पर बढ़ा दी जाएगी। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ पिछले व्याख्यान में कि आपकी एवरेज एज जो माध्य आयु है वो बहुत अधिक बढ़ने वाली है और वो चिंता का विषय होगी। उसी तरह से रिटायरमेंट एज आप जो न सोचे कि मेरी तरह से आपको 40 साल में छुटकारा मिल जाएगा, 50-60 साल आपका कैरियर चलेगा। और उस कैरियर में चले रहने के लिए इस पूरी शताब्दी में हर विधा में एक ही बात है कि जो अपने आप को निरंतर अपडेट कर पाएगा, जो नई जो ज्ञान है, जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके विकसित है, उनको समझ पाएगा, वही समझदार कहलाएगा, वही सर्वाइव कर पाएगा। उसके अलावा तो आप किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिसिन हो, हर एक में जो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाएगा वो बाहर हो जाएगा। तो इसलिए इसको अंत नहीं माने, चुनौती की शुरुआत माने। संघर्ष को आपने स्वीकार किया है, इसलिए आपके संघर्ष को सलाम ये कर रहे हैं। लेकिन संघर्ष एक निरंतर प्रक्रिया है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है। ये न सोचे कि अब तो सलाम मिल गया और अब आप मार्च पास के बाद इससे विदाई हो जाती है और अपने अपने घर जाएं और आराम करें। इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होने वाली। साथ ही बड़े हर्ष की बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने जब मेरा जन्म हुआ था, मेरे जन्म के कुछ सालों बाद जब मैं छोटा बच्चा होऊंगा, तब किसी प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसको कि उस समय तो लोगों को यही लगता था कि किसी भी राष्ट्र की सफलता में जिससे सबसे अधिक भूमिका अगर किसी की हो सकती है तो वो किसान और जवान की भूमिका ही हो सकती। मैं उन दोनों के बारे में, क्योंकि मेरा ज्ञान ही सीमित है, न तो मैं कभी मिलिट्री में रहा, न डिफेंस एक्सपर्ट हूँ, न मैंने कभी किसानी की, इसलिए मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो लोग जिन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, जो चुप रहे, जो समाज के अंदर राजनीतिक चर्चा की विधा या डायमेंशन कुछ भी रहा हो, उसको जिन्होंने स्वीकार किया, लेकिन अंततः सत्य को आप नकार नहीं सकते। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी को कालांतर में ये जोड़ना ही पड़ा कि जय विज्ञान, तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान हुआ, क्योंकि विज्ञान के बिना कोई राष्ट्र आज के समय में अपना उत्थान, अपनी प्रगति, अपनी समृद्धि सुनिश्चित कर ही नहीं सकता है। और इस बार अमृतकाल महोत्सव में उन्हें लगा विज्ञान का भी मतलब कई लोग बहुत साधारण ढंग से लेते हैं, और उसका कारण यह है, और जो आपके सामने भी चुनौती आने वाली है, कि एक तो है विज्ञान और एक है सूडो विज्ञान। अगर आप टेलीविज़न चैनल्स देखेंगे तो ज़्यादातर टेलीविज़न चैनल सूडो विज्ञान की है। सुबह सुबह आकर के आपको बता देंगे
कि आज के दिन आपका इंटरव्यू में चयन होगा कि नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, आज ग्रह किसका है, कौन सी ग्रह वाले लोगों का ही आज का दिन अच्छा जाएगा, किसके साथ क्या बीतेगी। तो ये एक सूडो साइंस है, और साइंस और सूडो साइंस की लड़ाई जो है वो आने वाले समय में और तेज होने वाली है। अब इस लड़ाई को जब जमीनी स्तर पर लड़ा जाता है, चाहे साफ दिखाई नहीं देती हो, तब भी क्या होता है, भूमिका किसकी होती है? भूमिका हमेशा संघर्ष की जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं उसमें भूमिका शिक्षक की होती है। शिक्षक समाज की दिशा को तय करता है, ऐसा महान पुरुष भी कह गए हैं, पर शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है। आप छोटे छोटे इलाकों में हो सकता है आपको पोस्टिंग मिलेगी, क्योंकि ये तो पोस्टिंग तो राजनीति पर डिपेंड करती है। अगर आपके कॉन्टैक्ट अच्छे होंगे तो जहाँ आप चाहेंगे वहाँ पर पोस्टिंग मिल जाएगी, नहीं तो आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। या जैसे मेरे साथ सहयोग था कि मुझे पोस्टिंग बांसवाड़ा में ही मिली जहाँ मैं पैदा हुआ, क्योंकि वहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता था, तो इसलिए सरकार के पास कोई विकल्प जो उन्होंने दिखा कि एक व्यक्ति है, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर काम करने का मौका दिया। तो अब मैं आपको जो जिन चीज़ों के बारे में चेताना चाहता हूँ और आपकी भूमिका के बारे में, कि विज्ञान में भी कई विषय हैं, रसायन विज्ञान है, जूलॉजी है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, ये 5 विषय तो लगभग हर कॉलेज के अंदर होते हैं, और इस तरह से विज्ञान के शिक्षकों की एक संख्या भी होती है। लेकिन मैंने देखा है कि फिजिक्स के अलावा बाकी जो विज्ञान के विषय हैं वो लोग सूडो साइंस से प्रभावित हो जाते हैं और वो सूडो साइंस के चैंपियन बन जाते हैं। अगर आप बायोलॉजी के टीचर से बात करेंगे तो कई बातें ऐसी ही करेगा जैसी कि आम अंधविश्वास के आधार पर समाज में आमतौर पर प्रचलित है। इसलिए क्या है कि कहने को तो 5 विषय हैं महाविद्यालय स्तर के ऊपर, लेकिन भूमिका जो सबसे अधिक जिम्मेदारी जो है विज्ञान के परचम को आगे लहराने की, वो फिजिक्स पर ही है, और उसका दायित्व आपको मिला है। तो आपको पहले दिन से इस जिम्मेदारी को समझना होगा कि आपके जो साथी विज्ञान के प्राध्यापक हैं उनसे भी अधिक सक्रियता के साथ आपको अपने क्षेत्र में जहाँ पर आपको काम करने का मौका मिला है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान के प्रति रुचि, और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है विज्ञान के जरिए जो अनुसंधान होता है, जिसको हम तकनीक भी कहते हैं, मैं कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करता हूँ, उन सबको बढ़ावा देने का दायित्व आपको इस चयन के जरिए मिला है। तो एक संघर्ष आपका चयन तक जो था उसको तो सलाम हो गया है। अब अगला संघर्ष जो है कि ये सुनिश्चित करना कि आने वाले समय में अनुसंधान के जरिए जो आमूलचूल परिवर्तन होने वाले हैं विश्व में, और ये एक क्वांटम विश्व बनने वाला है, एक क्वांटम मैकेनिक्स डोमिनेटेड वर्ल्ड बनने वाला है, एक क्वांटम मैकेनिक्स डोमिनेटेड जो थिंकिंग है उसका विश्व बनने वाला है, उसके लिए तैयार करना मैन पावर को, अच्छे स्टूडेंट्स को शिक्षित करना, ये दायित्व आज मेरी मौजूदगी में आप एक शपथ लें और ग्रहण करें और इस दायित्व को बखूबी निभाएं, तो ये चयन आपका सार्थक होगा। और मुझे अगर आज से कुछ साल बाद आपकी उपलब्धियों का आकलन करने का मौका निश्चित तौर पर मिलेगा, तो मैं कह सकूंगा कि चारू अग्रवाल और उसकी पूरी टीम जो सेलेक्ट हुई है, इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और मैं गर्व के साथ अपना सीना चौड़ा करके ये बातें फिर किसी मंच पर साझा कर पाऊँ, ऐसा मौका मुझे आप देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत, क्योंकि फिजिक्स में रहते हुए बहुत अधिक दैनिक जीवन को, राजनीति को, लोगों की सोच को, लोगों की प्रवृत्तियों को नहीं समझते हो तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। जब महाविद्यालय में आप जाएंगे तो कई प्रकार के प्राध्यापक होंगे, ह्यूमैनिटीज़ के भी, कॉमर्स के भी। कॉमर्स के प्राध्यापकों से बहुत दूर रहने की बहुत आवश्यकता होती है, और ये मेरा निजी मत है, मेरी वाइफ कॉमर्स से ही है, इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ, पर कॉमर्स के प्राध्यापक जो हैं, वाणिज्य के एक बड़ा अजीब सा विषय है, कहने को तो एकात्मिक विषय है, और इनसे दूर रहें और पहले समझने की कोशिश करें। अगर उनके प्रभाव में आप आ गए, उनकी जो प्रसन्नता है, उनका जो जिस तरह से मिलनसारिता है, उसके प्रभाव में आ गए तो आप पर बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि महाविद्यालय में मैंने यही देखा है कि सबसे बड़ी चुनौती यही आती है कि संघर्ष। जब मैं झालावाड़ में 1 साल बाद ट्रांसफ़र मेरा हो गया था राज्य सरकार की मेहरबानी से, तो मैंने झालावाड़ में एक पत्रिका थी, उसके अंदर एक कहानी लिखी, और उस कहानी में यही था कि स्टाफ रूम जो है झालावाड़ गवर्नमेंट कॉलेज का,
वो स्टाफ रूम को पर्सोनिफाई किया, उसको एक व्यक्ति बनाया और वो बात कर रहा है और वो एक लेखक से मुझसे अपनी बातें कह रहा है कि जब मैं स्टाफ रूम बना महाविद्यालय का तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मैं महाविद्यालय का स्टाफ रूम हूँ। यहाँ पर इतने अधिक शिक्षक आएंगे, अलग अलग विषयों के ज्ञाता आएंगे और इस प्रकार की चर्चाएं होंगी और देश और ज्ञान के आधार पर जो आने वाले समय को सुनिश्चित करने वाली चर्चाएं यहाँ पर होंगी। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं मैंने गवर्नमेंट कॉलेज महासर झालावाड़ के अंदर सुनी, उसी के आधार पर फिर मैंने देखा कि क्लासरूम जो है वो ये अफसोस जाहिर करता है कि मेरे यहाँ पर होने वाली चर्चाएं और पान की दुकान पर होने वाली चर्चाओं में कोई अंतर नहीं है। पास में एक पान की दुकान भी थी कि उसको ये था, गरमा नहीं था कि साहब मैं तो स्टाफ रूम हो, फिजिक्स डिपार्टमेंट का स्टाफ रूम हो, चाहे कॉलेज का स्टाफ रूम हो, मेरा तो गौरव अधिक बड़ा होना चाहिए। लेकिन किसी भी संस्थान का गौरव, किसी भी स्टाफ रूम का गौरव, उसमें जो भागीदारी करते हैं वो लोग तय करते हैं। तो आप भी जाएंगे तो आप अपने स्टाफ रूम की चर्चाओं को विज्ञान की, अनुसंधान की, वर्तमान की चर्चाओं पर ले जाएं, न कि भारत की राजनीति में क्या हो रहा है, महंगाई कितनी बढ़ गई और महंगाई कितनी घट गई है। क्योंकि ये पूरा विश्व जो है, मैंने इसको अपने फेसबुक पर जब लिखा तो लोग हंसते हैं कि ब्रह्मांड और हम कैसे बन पाए। ब्रह्मांड में पैदा होने के बाद, ब्रह्मांड के कुछ समय बाद जो घटना हुई, जो एलन गुथ ने जिसके बारे में पहली बार सिद्धांत प्रस्तुत किया, वो घटना थी इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स है, महंगाई तो बढ़ती रहेगी, इन्फ्लेशन तो ब्रह्मांड के स्वभाव में है। ब्रह्मांड जो है उसका प्रसार होता जा रहा है, तो घटनाएं तो घटती रहेंगी, पर किस घटनाओं के बारे में चर्चा करनी है, किसके बारे में अकादमिक संस्थान में चर्चा नहीं होगी, इसमें आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है, शुभकामनाएं हैं कि ये जो छोटे 2-3 बातें मैंने कही हैं उसको आप अंगीकार करेंगे और अपने संघर्ष में शामिल करेंगे। संघर्ष तो होगा, क्योंकि किसी कॉमर्स वाले टीचर से आप हल्की फुल्की बातों को छोड़ करके कोई गंभीर बात करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपका मित्र तो नहीं बन पाएगा। लेकिन अच्छी बात है कि आपके मित्र और आपका माहौल आपको आगे बढ़ने में सहायता करे और आप विश्व को, मानव समुदाय को और हो सकता है कि आने वाली मशीनों को शिक्षित करने में अच्छी भूमिकाएं निभा पाएँ। इसकी शुभकामनाओं के साथ स्पेन एजुकेशन का कामयाबी आगे भी जारी रहे और इनका परचम आगे लहराता रहे, इन शुभकामनाओं के साथ और एक बार सभी आमंत्रित अतिथियों का, सभी उपस्थित महानुभावों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आपने सुना, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित कन्हैया थे, आप नाम से परिचित हो जाइए, कन्हैया को आमंत्रित करूँगा कि सर उनका माल्यार्पण और सामयिक विश्वविद्यालय का इसके स्वागत करने का मौका मुझे मिला, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इसकी सफलता के लिए और इसकी उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। दो घंटे घर पर पेपर के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते थे, जो इसे नहीं हो पाए, उनको टिक करके मेरे पास आकर तो समय लेकर पढ़ता था। और एक बार जैसा आप कहते हैं कि राजस्थान जाने का एंट्रेंस निकालने के बाद बच्चे ने कभी पीछे नहीं देखा। अभी ये छगनलाल सर के साथ रिसर्च कर रहा है और बहुत ही अच्छी रिसर्च भी कर रहा है। आमतौर पर कुछ बच्चे जो तैयारी में लगे रहते हैं, मैं उनके लिए बात विशेष तौर पर यहाँ पर रेखांकित करना चाहूँगा, यहाँ पर करने का कोशिश किया है। और सर मैं आपको ये बात मानवी के तौर पर रखना चाहूँगा कि कन्हैया के रिसर्च आर्टिकल 5 और 5.5 6 तक प्रकाशित हो चुके हैं। कन्हैया वाकई में सुनाई के माध्यम स्वागत की इस कड़ी में मैं हमारे
पात्र थे महेंद्र भैया, जिसे हम प्यार से बच्चू भैया भी कहते हैं, मैं इनको आमंत्रित करूँगा और श्रीमान विष्णु जी तिवारी से आग्रह करूँगा कि आप इनका बाजार में स्वागत करें। उपस्थित रहते हैं। हनुमान साहब सेक्रेटरी से मैं आग्रह करूँगा कि कृपया मंच पर पधारें। बहुत ही इनका आशीर्वाद हमेशा हर दिन सुबह में मिलता है और यही कारण है कि परिवार लगातार बनाओ पूरी फैकल्टी और जो विद्यार्थी जो छात्र आरपीएससी के इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर के इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। और सबसे ज़्यादा तो इन 6 छात्रों को बधाई है कि उन्होंने इस संस्थान का नाम, इस संस्थान का परचम ऊंचा किया है और आने वाले समय में जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनको एक प्रोत्साहन दिया है कि वो एक अच्छी सफलता प्राप्त करके विभिन्न परीक्षाओं के अंदर, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भाग लें, उत्तीर्ण हों और अच्छे से अच्छा स्थान प्राप्त करें, अपने भविष्य में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें और साथ ही हिंदुस्तान परिवार का नाम रोशन करें। आप लोगों ने यहाँ पर ये जो आपको सफलता मिली है, इससे आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। मैंने पहले भी मेरे से जो विद्यार्थी मिले थे, मैंने उनसे कहा था कि आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब आपका कार्य उन छात्रों को नई दिशा दिखाने का है जो कि अभी महाविद्यालय में प्रवेश करेंगे। आजकल स्कूल एजुकेशन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वो वहाँ से मैंने पर्टिकुलरली महसूस किया है कि फिजिक्स के अंदर जब फर्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो वो वर्डियम कैलिफॉर्स को रीडिंग लेना भी नहीं जानते। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमने तो कभी प्रैक्टिकल किए ही नहीं। तो आपका कार्य बहुत महत्वपूर्ण होगा। आने वाले समय में आपको उन छात्रों को एक नई दिशा दिखाना है जो कि अपने स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं। ऐसे समय में मार्केट के अंदर बहुत सारी किताबें लोकल ऑथर्स की अवेलेबल हैं, लेकिन आपको अपने आप को तैयार करने के लिए, क्लास में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, जैसा कि प्रोत्साहन आपको एमएससी के टाइम पे दिया जाता था कि आपको हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स को ही तैयार करना है, लोग से ही अपने आप को तैयार करना है। लोकल ऑथर्स की किताब पढ़ लीजिए, लेकिन उसको सिर्फ वही किताब सही है, उसमें ही जो लिखा है वो सही है, ऐसा मत मान करके चलिए। अपने आप को निरंतर तैयार करते रहिए,
अपने आप को निरंतर अपडेट करते रहिए, ताकि आने वाले समय में जब आप उन छात्रों को तैयार करें और वो छात्र अपने महाविद्यालय से पास होने के बाद में कहीं ऊंचा मुकाम हासिल करें, तो ये कह सकें कि हमको इस शिक्षक से पढ़ाया है और हमको सही फिजिक्स पढ़ाई है, सही तरीके से हमको राह दिखाई है आगे बढ़ने की। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप पूरी मेहनत के साथ कक्षा में जाने से पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके फिर कक्षा में जाएं, क्योंकि सवाल छात्रों के बहुत सारे होते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहें हर सवाल का जवाब आपके पास में तैयार मिलेंगे, कोई ज़रूरी नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल आपको उस समय जवाब नहीं आ रहा है, आप विद्यार्थी से सीधे सीधे कहिए कि मैं इस पर सोचूंगा और कल आपको ये परसों आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन तुरंत ही उस सवाल का गलत जवाब दे करके या उसको पहला फुसला करके सवाल को घुमा देने से यह आपकी छवि नहीं बनने वाली। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, आप लोग मेरी इस बात को मानेंगे, अपनी जिम्मेदारी जो आपको मिली है उसको सही तरीके से समझेंगे और उसको सही तरीके से दिखाएंगे, तो आप निश्चित रूप से एक सफल शिक्षक कहलाएंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे बहुत अच्छा सफलताएं प्राप्त करें। मैं साथ ही उन सभी छात्रों के जो कि यहाँ पे आने वाले समय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए भी यही कहूँगा कि आप पूरी मेहनत लगन के साथ में काम कीजिए। जो आपको टीम मिली हुई है वंदना और नरेंद्र जी की, उस टीम के साथ मिल करके काम कीजिए। आपको आने वाले समय में बिल्कुल सफलता प्राप्त होगी और हम सब की आपके साथ में शुभकामनाएं हैं। आप लोग आगे बढ़ें और आप इस संस्था का नाम रोशन करें। हमारी आपकी सही हम सब की सही दिल से यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र और वंदना कि आपने यहाँ मुझे बात को कहने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। ये हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे बीच में सिलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप डूडी से वो मंच पर आए और मैं साथ ही निवेदन करूंगा पूर्व IAS संदीप डूडी ने पत्थर को पानी करके आज ये अपना मुकाम हासिल किया है। आप आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, मोटिवेशन स्पीकर बनेंगे। सुनने की पंक्ति याद आती है कि लेरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना नींद की जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर तो बात चलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चलना नहा करता है। बाहर की मेहनत बेकार नहीं होती।